गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया इदरीस। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के फैसले पर तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात सामने आ चुके हैं। वानी तहरीक इंसाफ की बहनों का ज़िमनी इलेक्शन ना लड़ने का मौक़िफ़ सामने आया। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने बानी तहरीक इंसाफ की राय से हटकर ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। इस फैसले के बाद पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने हालिया चंद माह में तीसरी बार पार्टी ओहदे से इस्तीफ़ा देने का भी ऐलान कर दिया। कल ये खबरें गर्दिश करती रहीं कि सलमान अकरम राजा की अलीमा खान से तल्ख कलामी भी हुई, लेकिन ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के हवाले से जो एक मीटिंग है वो आज फिर होनी है पार्टी की। क्या कहा सलमान अकरम राजा ने, लेट्स वॉच दैट। इस्तीफे का ताल्लुक है, खान साहब ने मंजूरी नहीं दी। बाकी जो इलेक्शन के हवाले से आज शाम पॉलिटिकल कमेटी की फिर मीटिंग होगी। खान साहब ने कुछ वाज़ेह हिदायत दी हैं। इलेक्शन नहीं लड़ना, इलेक्शन लड़ना या नहीं कह रहा। उन हिदायत की रोशनी में आज शाम मीटिंग होगी और उसमें फैसला। सलमान अकरम राजा से इख्तलाफात के हवाले से बानी तहरीक इंसाफ की हमशीरा अलीमा खान ने कहा कि उनकी सलमान अकरम राजा से कोई तल्ख कलामी नहीं हुई। लेट्स वॉच दैट। इस्तीफ़ा दे दिया, उसकी वजूहत सुना है, सोशल मीडिया पे चल रही है कि आपकी उनके साथ कोई तलख कलामी हुई है। इसमें कितनी सदाकत? तलख कलामी नहीं, मैं बड़ी इज्जत, हमारे लॉयर हैं, फैमिली की तरह हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा उनके अपना होगा वो जो पॉलिटिकल कमेटी का, और ये मेरे ख्याल में हो रहा है इलेक्शन हो रही है, बाई इलेक्शन, उसके ऊपर ज़्यादा इशू है। बानी तहरीक इंसाफ की जो बहनें हैं वो कैटेगोरिकली कह रही हैं कि उनसे ये बात कह दी गई है मुलाकात में कि इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना। नौरीन खान का भी मौक़िफ़ देख लीजिए। आखिरी जो हमारी फैमिली की मुलाकात में गए थे, उन्होंने बहुत फर्मली और बार बार एक ही बात कही थी कि इलेक्शन नहीं लड़ना, बॉयकॉट इससे करना है क्योंकि इससे पार्टी को नुकसान होगा, की आजादी को नुकसान होगा, और जो नाजायज उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन कर रहे हैं तो उसको लेजिटिमाइज कर देंगे, उसको जायज कर देंगे। तो सिर्फ नुकसान होगा। इसको ऐसे जैसे अपने जिनके पता है कि जीतने नहीं देंगे, अपनी मर्जी के कुछ जिता लेंगे, बाकियों को मतलब हारेंगे। सिर्फ ये होगा कि जो जायज अमल है इनका डिस्क्वालिफिकेशन का, उसको ये जायज कर, हाँ हमारी पार्टी उसको जायज कर देगी। ओके, वन क्लैरिफिकेशन, या आपने उज़मा खान की स्टेटमेंट देखी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ गौहर खान ने सलमान अकरम राजा के ट्वीट पर कहा कि किसी को इख्तलाफात पर ट्वीट नहीं करना चाहिए, कुछ चीज़ों पर इबाहम है। अगर बानी ने ज़िमनी इलेक्शन के बॉयकॉट का कहा है तो उस पर अमल किया जाएगा। उन्हें भी देखिए। अगर खान साहब की हिदायत यही है कि हम इलेक्शन में बाय इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे तो खान साहब ही का ऑर्डर प्रिवेल करता है। मैंने इसलिए आपको कहा कि शायद बात चीजों पे अबहम रहता है। अगर खान साहब का ये मैसेज है तो 100% फिर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। किसी के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो खान साहब के कामात को परसीड करे। खान साहब की हिदायत ये है कि अगर पार्टी से रिजाइन करना है तो वो मुझे बताएं, खान साहब को बताए, लेकिन पब्लिक में कमेंट्स न करे, पब्लिक में ना बताए, उस पर ट्वीटें न करे जब तक खान साहब ने फाइनल फैसला न लिया। मेरी सारी पार्टी से दरखास्त है, हमारी बातें बाहर आ जाती है, लोग एक परसेप्शन डेवलप करते हैं कि अंदर से इख्तिलाफ है या इख्तिलाफ राय है या लोगों में ग्रुप बंदियां हुई। सलमान राजा साहब समेत किसी को अपने पार्टी पोजीशनों पे ट्वीट नहीं करने चाहिए। गौहर खान ने यह भी कहा कि इस वक्त पूरी कौम को यकजा करना चाहिए, दूरियां खत्म होनी चाहिए। लेट्स वॉच हिम वंस अगेन। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि मुफाहिमत होनी चाहिए, चीजें कूल डाउन होनी चाहिए, ये दूरियां खत्म होनी चाहिए। चलो दे पुट एन एंड टू एवरीथिंग। अगर आपकी यही कन्विक्शन हो, आपकी यही नाहलियां कर रहे हो, आपकी यही गिरफ्तारियां हो, यहीं से आप मुलाकातें बंद हो, अदालतों के हुक्म पे अमल दरामद रहो, अदालत आपको कहे कि मुलाकातें कराओ, फैमिली की भी कराओ, वकला की भी कराओ, ट्रायल चलाओ, पोलराइजेशन खत्म हो, ये दूरियां खत्म हो, ये सख्तियां खत्म हो, ये तफश कम हो। अगर इस तफश पे आप रखेंगे तो मुल्क का नुकसान हो जाएगा, कौम का नुकसान हो जाएगा। इस वक्त पूरी कौम डिवाइडेड है। इस वक्त पूरी कौम में एक एंजाइटी चल रही है, अनसर्टेनिटी चल रही है। तहरीक इंसाफ 5 अगस्त और 14 अगस्त के दिन मौसर एहतजाज नहीं कर सकी, जिसके बाद अब बानी की बहनों ने एहतजाज का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से बानी तहरीक इंसाफ की हमशीरा नौरीन नियाजी ने कहा है कि लोग सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं, पार्टी फैसलों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लेट्स वॉच हर। हम पार्टी के लिए फैसला नहीं करेंगे, हम खुद ही मोबिलाइज्ड हैं और जो वर्कर है वो खुद से तैयार है। ये एक वक्त होएगा, आप देखिएगा सारा वर्कर बाहर होएगा, वर्कर सब तैयार हैं, लेकिन हाँ पब्लिक वर्कर नहीं है, पब्लिक है। इमरान खान के लिए सारे लोग हैं। पार्टी क्या करेगी उससे देखें, हम पार्टी के कामों में नहीं है, ना हम पार्टी की मीटिंग्स में है। पार्टी क्या कर रही है उसका हमारा उससे नहीं है, वो पार्टी तहरीक इंसाफ ने यह भी ऐलान कर रखा है कि उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लिया तो उनके उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। इस फैसले ने भी इबाहम खड़ा कर दिया है क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा
सजा याफ्ता हैं और अगर उन्होंने पार्टी टिकट जारी किया तो इस पर भी एतराज़ हो सकता है। तहरीक इंसाफ के मुकाबले में ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद सामने आया है। इस हवाले से साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ये कह रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर ज़िमनी इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। लेट्स वॉच इट। आज हमारी जो आपस में मीटिंग हुई वो दोनों पार्टियों की लीडरशिप की इमा पर, उनकी डायरेक्शंस पर कि जो ज़िमनी इंतखाबात अभी होने जा रहे हैं जिनकी अनाउंसमेंट हो चुकी है और ज़िमनी इंतखाबात के लिए एक तरीकाकार तय हुआ कि हम मिलकर वो ज़िमनी इंतखाबात लड़ेंगे और उसका तरीका या फार्मूला ये है कि जहाँ पर हम रनर अप हैं उस हल्के में खाए वो कौमी है या सूबाई है, जहाँ पीपल्स पार्टी का रनर अप कोई कैंडिडेट था तो वो उसके हिस्से में आएगा, वो इलेक्शन लड़ेगा और PMLN जो है वो उसकी मदद करेगी और जहां पर PMLN का रनर अप कैंडिडेट है वो कौमी असेंबली या सूबाई असेंबली है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी मददगार होगी। यूं ये इलेक्शन जो है दो इत्तेहादी जमातें जो हैं वो मिलकर लड़ेगी। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने भी कहा कि हम मिलकर ये इलेक्शन लड़ेंगे क्योंकि दोनों जमातें इत्तेहादी हैं। उन्हें भी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आपने फुटेज में देखा, वो बैठे हुए थे। लेट्स वॉच हिम। ये तमाम सहाफ़ी बरादरी के जरिए पूरे पाकिस्तान को भी पता होना चाहिए कि हम इत्तेहादी हैं। ये जो तासुर दिया जाता है ये तासुर कभी कभी हमारी तरफ से भी आ जाता है, कभी इनकी तरफ से भी आ जाता है, लेकिन जब भी फैसलों की बारी आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लीडरशिप जो है वो दानिशमंदाना फैसले करती है और ये बताती है कि हम सेनेट में, कौमी असम्बली में, हर जगह के ऊपर एक दूसरे के इत्तेहादी हैं और पंजाब सिंध के लिए दुआ गो है, सिंध पंजाब के लिए दुआ गो है। इसी फार्मूले को हम पहले भी लेके चले हैं ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ और ये हम मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। मिलकर लड़ने का इलेक्शन का जो फैसला है ये यकीनन बहुत सोच समझ के किया गया होगा, लेकिन तासुर से ऐसे जा रहा है जैसे कॉन्फिडेंट नहीं है पीपल्स पार्टी और PMLN अपने हवाले से पॉपुलैरिटी की भी या वोट लेने की भी। रऊफ हसन साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। सलमान अकरम राजा ने 26 नवंबर के बाद तीसरी बार इस्तीफ़ा दिया है। बार बार वो कोई ना कोई बात होती है और फिर नहीं उसको बानी एक्सेप्ट करते, खान साहब नहीं एक्सेप्ट करते, लेकिन वजह क्या है, क्यों बार बार नाराज़गियाँ हो रही हैं? थैंक यू फरिया। मेरा ख्याल है कि ये सवाल तो उन्हीं से करना चाहिए, वही इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। आपने तो नहीं कभी दिया इस्तीफा या इस्तीफा देने की धमकी अपनी जगह से? मेरा ख्याल है गौर साहब ने जो कहा है कि इस किस्म की स्टेटमेंट्स को पब्लिक डोमेन में नहीं आना चाहिए, मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। 100% नहीं आना चाहिए और ये बार बार चीजें जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए। और जहां तक जवाब देने का सवाल है कि क्यों, तो इस मेरा ख्याल है कि बेहतरीन शख्स वो खुद होंगे और वो मेरा ख्याल है कि ज्यादा बेहतर तरीके से इसके ऊपर बात कर सकें। बट एक तासुर अब ये जा रहा है कि बहुत ज़्यादा नाखुशी भी है या शायद अपनी पोजीशन में कंफर्टेबल नहीं है सलमान अकरम राजा साहब। सो एट सम पॉइंट क्या किसी और को सेक्रेटरी जनरल बनाया जा सकता है? देखिए ये मैंने जैसा कि पहले अर्ज किया है फरिया, ये तो वो ही जवाब इसका दे सकते हैं क्योंकि इट कंसर्न्स दिस पर्सन बेसिकली। तो आई एम नॉट प्रिवी टू द रीजंस के क्यों ये सिचुएशन खड़ी हुई जहाँ कि उन्होंने पब्लिक डोमेन में जाके कहा कि जी मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। तो वही मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर ज्यादा बेहतर तरीके से दिया, वापस भी ले लिया। सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स इवन मोर इंटरेस्टिंग। लेकिन सलमान अकरम राजा कि क्या ज़िमनी इलेक्शन लेने पर इख्तलाफ हुआ था, क्या नाराजगी क्या हुई थी? मुझे नहीं पता कि क्या नाराजगी थी। देखिए हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, हमें नहीं पता कि नाराजगी किस बात के ऊपर थी, क्या वजह थी। तो इसीलिए मेरा ख्याल है कि बेहतरीन हल ये है कि ये सवाल उनसे किया जाए और वो इसका जवाब। ओके, सो आपको अभी तक नहीं पता कि क्या वजह थी? मुझे तो बिल्कुल नहीं पता कि क्या वजह थी। पार्टी में जब आप खुद कह रहे हैं पब्लिकली हर बात हो रही है, सो ये तो इससे साबित होता है कि पार्टी में कोई सुनता ही नहीं एक दूसरे की बात, फिर इसलिए उन्हें पब्लिक जाना पड़ा। ये कैसे आपने कंक्लूड कर लिया कि पार्टी में लोग एक दूसरे की बात नहीं सुनते? भी हम हमारी हर दूसरे दिन तीसरे दिन मीटिंग होती है, हम लोग फैसले करते हैं, मामलात के ऊपर फैसले करते हैं। तो ये आपको कैसे कंक्लूजन आपने कर लिया कि हम बात नहीं सुनते एक दूसरे की? बिकॉज पब्लिकली बार बार बात की जा रही है, इससे कंक्लूड कर लिया। लेकिन ट्वीट्स उनके देख लेते हैं ना, लेट मी फिनिश। वो लग ऐसे रहा था कि सिर्फ ओहदा छोड़े हैं बल्कि पार्टी से भी अलग हो रहे हैं। उन्होंने पूरी खिदमात गिनवाई, मैंने ये किया, फिर उन्होंने कहा अब मैं वकालत अभी भी कर दूंगा जिसको जरूरत है। सो इट वाज सच अ फाइनल मैसेज। देखिए वो जवाब दे सकते हैं, मैंने तो नहीं देखा ये कि जी जहां उन्होंने अपनी खिदमत गिनवाई है। बट इज वेरी क्रिस्प शॉर्ट मैसेज कि जी मैं एक चीज हुई है जिसको उन्होंने डिफाइन नहीं किया और उसके बाद एक्सक्यूज मी उन्होंने कहा जी कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो
मैंने कहा ना कि रादर दैन के जी आप मेरे साथ ये डिस्कस करें, आप उन्हीं से ये सवाल पूछे तो ज्यादा बेहतर। ठीक है। सो बुशरा बीबी की बहन मरियम वट्टू ने ट्वीट किया कि बानी पीटीआई अगर पार्टी की 3 पोजीशंस पर तब्दीली कर दें तो और 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें घर बिठा दें तो हालात बिल्कुल बदल जाएंगे। सो आई होप पहले तो इन 3 दिन में आप तो नहीं आते रऊफ हसन साहब, एंड सेकंड क्वेश्चन इज कि और कौन कौन आता है? या मैं आपसे पहली दफा सुन रहा हूँ ये स्टेटमेंट, मेरे कानों से पहले तो नहीं गुजरी ये स्टेटमेंट कि जी कौन 3 लोगों को हटा दें, वो कौन 3 लोग हैं। बीबी ये तो मेरे पास तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस वक्त। ओके चलें, ये उनकी मैसेज पब्लिक है अगेन, सो ये आप चेक कर लीजिएगा। एंड आई गेस कि बिल्कुल उसमें एक सिंसियरली आप सलमान साहब से पूछ लें कि वजह क्या हुई थी। इतनी बड़ी बात है, आप इंफॉर्मेशन, आप भी बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे हैं। शुड यू नॉट आस्क ईच अदर कि क्या इशू क्या है भाई, क्यों पब्लिकली आप बार बार ये बात करें? आप उसी सवाल के ऊपर टिक गई हैं। मेरा ख्याल है आगे बढ़ने का मकाम है। मैंने आपसे अर्ज किया मेरी बात सुन लें कि ये सवाल आप उनसे करें तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से इसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। मैं कंजंक्शन नहीं करना चाहता। मैं एक सेकंड नाउ लेट मी आंसर। आई डोंट वांट टू गेट इनटू कंजंक्चरिंग अबाउट इट कि ये वजह थी ये नहीं थी। मैं डेफिनेटिव बात करता हूँ, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन होती है मैं फौरन शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, ये बात सही है। आज नौईन खान ने भी कहा कि पब्लिक तैयार है बानी पीटीआई के लिए निकलने के लिए, पार्टी क्या कर रही है इससे हमारा ताल्लुक नहीं है, हम तो मोबिलाइजेशन शुरू कर देंगे। सो इट लुक्स लाइक कि वो मोबिलाइजेशन शुरू करने का इरादा कर चुके हैं। पार्टी उनको ज्वाइन करेगी या पार्टी समझती है अभी नहीं करना चाहिए उनको ज्वाइन? उन्होंने ये बात ऐसे नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि पब्लिक मोबिलाइज्ड है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम पब्लिक को मोबिलाइज कर रहे हैं। और फिर उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा पार्टी के फैसलों से कोई लेना देना ही नहीं है, पार्टी में नहीं उनके फैसलों के ऊपर असरअंदाज नहीं होते। तो पार्टी अपने फैसले करेगी। बीबी जो भी पार्टी खान साहब की डायरेक्टिव्स आएंगी उसके मुताबिक फैसले किए जाएंगे। देखते हैं, अभी तो 11 सितंबर को कोई एहतजाज नहीं हो रहा। ये खान साहब की अपनी इंस्ट्रक्शंस थी कि वो नहीं होना है एहतजाज को। बट पार्टी के अंदर, ठीक है आपने कहा बाकी की बात ना करें, जनरल परसेप्शन अब ये नजर आ रहा है कि खान साहब ने कहा कि इलेक्शन में नहीं हिस्सा लेना, लेकिन इलेक्शन में हिस्सा लेने का डिसीजन लिया गया। उन्होंने कहा था 5 अगस्त को पीक पे ले जाना, वो भी नहीं हो सका। सो बातें नहीं सुनी जा रही उनकी फॉर व्हाटएवर रीजन। ये मैं बिल्कुल इसके साथ टोटली डिसएग्री करता हूँ। खान साहब का जो लास्ट में मैसेज आया था अली बुखारी साहब के थ्रू, उन्होंने कहा था कि ये मामला पीसी में ले जाइए और वहां डिबेट कर लीजिए। पीसी में ये मामला डिबेट हुआ और पीसी में मेजॉरिटी वोट से फैसला हुआ कि जी हमें, और उसके बड़े क्रेडिबल वजूहात थी दोनों साइड्स के ऊपर जो कहते थे कि जी नहीं करना चाहिए पार्टिसिपेट, और वो लोग भी जिन्होंने पार्टिसिपेट करने को एडवोकेट किया। तो उन वजूहात की बेसिस के ऊपर एक वोट दिया गया, उसमें मेजॉरिटी वोट से ये फैसला हुआ कि ये हम इन बाई इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे। उसके बाद फिर वो अप्रूवल के लिए खान साहब के पास जाना होता है। खान साहब की अप्रूवल के बगैर कुछ नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको समझ लीजिए। तो आज उनके पास दोबारा ये गया और उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस के साथ ये मामला जो है वो पीसी को वापस किया है। What is your opinion? लेना चाहिए हिस्सा? खान साहब ने जो इंस्ट्रक्शंस अगर दी हैं, डेफिनेटिव इंस्ट्रक्शंस है, तो उनको एंडोर्स किया जाएगा, 100% एंडोर्स किया जाएगा। बट वोटिंग करवाई जाएगी, सबसे पूछा जाएगा कि देखिए वो एंडोर्समेंट होगी। खान साहब की इंस्ट्रक्शंस अगर डेफिनेटिव है तो वो फिर यूनानिमस होगा। राइट। सो अगर वो हमें डिबेट करने के लिए भेजते हैं तो फिर वो हर कोई बंदा अपना अपना ओपिनियन देता है। NA 129 से हमाद अजहर ने अपने कागजात जमा करवाए थे। आपने आई होप आपने उनकी स्टेटमेंट भी देखी है। वो उन्होंने अपनी वालिदा का जिक्र किया, अब वो नहीं कॉन्टेस्ट करे, माजरत कर लिया है और अरसलान ज़हीर को अपनी जगह नामजद किया है। हाउ डू यू लुक एट दैट? ये प्रेरोगेटिव उनका था, ये सीट उनकी थी और पीसी ने ये सीट के बारे में फैसला करने का इख्तियार भी उन्हें दिया था। वो जो फैसला करेंगे वही पार्टी का फैसला। सो ओके, सो इट मीन्स कि जो उन्होंने कहा है कि अरसलान ज़हीर को मैं नामजद करता हूँ, ये अब इसी तरीके से इनकी नॉमिनेशन चलेगी? जी, वही पार्टी का फैसला होगा। वो पब्लिक फॉर्मली एंडोर्स हो जाएगा वो फैसला, जो कि हमाद अजहर साहब का फैसला। ठीक है, आपके मुकाबले में आपने इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना, लेकिन मुकाबले में इत्तेहाद पहले ही हो गया है। पीपल्स पार्टी और PMLN तो मिल के लड़ने जा रहे हैं। हाउ डू यू लुक एट दैट सिचुएशन? ये इत्तेहाद हो या और भी ये जो भी लोग इकट्ठा कर लें, ये इनको 10 सीटें नहीं मिलेंगी पूरे मुल्क में अगर एक इंडिपेंडेंट एंड फ्री इलेक्शन करवा दिया जाए। 10 सीटें नहीं मिलेंगी। ये सियासी जो लेके फिर रहे हैं और इनको शक्ल छुपाने को जगह नहीं मिलेगी। मेरी बीबी एक फ्री इलेक्शन करवा के देख लिया। ये इत्तेहाद वगैरह कोई हैसियत नहीं रखते, इनकी कोई मीनिंग नहीं है, कोई रेलेवेंस नहीं है।
ओके, बट सुनिए था काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा 10 साल की सज़ा हुई उनको, वो नाअहल हो गए अगेन फॉर वट एवर रीजन, आपकी जो सज़ाओं पे ओपिनियन है। अब उनकी सिग्नेचर से जो जाएंगे नामजदगियाँ, उन पे क्वेश्चन हो जाएगा। पहले भी एक टेक्निकल इशू पे आपकी रिजर्व सीट्स चली गई हाथ से। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, आप पहले फैक्ट्स जो हैं वो आने दे सामने और आपको पता चले। फ्यू लॉयर्स, कल तो अज़हर सिद्दीक साहब पीटीआई भी पहले आप साहिबजादा साहब से बात कर लेना, लॉयर से बात करने की बजाय आपको ये तो पता चल जाना कि कौन सीट जो है वो उसके ऊपर साइन करेगा। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। आपको पता नहीं, कि साहबजादा साहब साइन ही नहीं करेंगे, उनकी जगह कोई और करेगा। मैं हाइपोथेटिकल सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैंने कहा है कि पहले फैसला हो जाने दें कि कौन साइन करेगा, कौन कर रहा है ये, ओके, उसके बाद सवाल कीजिएगा, मैं जवाब दे दूंगा। राइट, आप तो कई दफ़ा कह चुके हैं रऊफ साहब कि हम ये रब्ता करना चाहिए इस्टेब्लिशमेंट से। आपने ये भी कहा कि हमारी होती है बातचीत बैकडोर। अब जो दोबारा खबरें गर्दिश करी हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली बैरिस्टर अली जफ़र के ज़रिए बातचीत हो रही है, ये आपने भी सुनी होंगी। हाउ डू यू लुक एट दैट? अली जफर का नाम तो नहीं आया, लेकिन मैं एडवोकेट हूँ बातचीत का। मैं चाहता हूँ कि बातचीत हो। मैं ये भी जानता हूँ कि वक्त ज़ाया हो रहा है। अब वक्त ज़ाया नहीं होना चाहिए। मुल्क को आगे ले जाने के लिए बहुत असेंशियल है कि एक पॉलिटिकल कंसेंसस क्रिएट किया जाए और बातचीत का आगाज होना चाहिए फौरी तौर के ऊपर, और जल्दी से जल्दी उसको कंक्लूड करना चाहिए। इस बारे में मेरा हमेशा से एक ही ओपिनियन रहा है। मैं आज भी उसी को एडवोकेट करता हूँ। अगर आप कह रही हैं कि कोई बातचीत हो रही है, वंस अगेन आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। बातचीत अगर हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत पहले होनी चाहिए। आपने कहा बैरिस्टर अली जफर का नाम नहीं सुना। लेट्स से अगर बातचीत हो तो आपके ज़हन में कौन है? सीएम केपी के एक हो सकते हैं, किसके थ्रू हो सकती है बातचीत? मैं ये चीजें कंजेक्चर में ना जाया करें, मैं नहीं करता ऐसी गुफ्तगू। मेरे सामने जो एक डेफिनेटिव फैसले आएंगे वो आपके साथ मैं बड़ी फ्रैंकली बात कर लूंगा उसके बारे में, ठीक है? जो भी खान साहब नॉमिनेट करेंगे, बातचीत अगर होगी उसके लिए खान साहब नॉमिनेट करेंगे, वो कबूल होगा पार्टी को। एंड ऑफ द स्टोरी। राइट। अलीमा खान के बेटे गिरफ्तार हो गए हैं। शेख अफजल मरवत और सेनेटर मिशाल यूसुफ ज़ई ने उनके हवाले से क्वेश्चंस भी उठाए थे, जो कि आपने देखा होगा। आई एम श्योर यू प्रिवी टू दैट। क्या आपके ख्याल से उनकी स्टेटमेंट से कुछ इन्फ्लुएंस हुआ है इनकी गिरफ्तारियों पे? देखिए, एक उनमें से शख्स जो है वो तो पीटीआई का मेंबर ही नहीं है, सो इट डज नॉट मैटर एट ऑल कि वो क्या कहते हैं क्या नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे उसकी इस किस्म की स्टेटमेंट के ऊपर कमेंट भी करना चाहिए। जहां तक रहा दूसरी खातून का सवाल, वो जी हाँ, उसको सेनेटर हैं, और अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा है तो मेरा ख्याल है कि वो पीसी के पास जाएगा और पीसी उस सिलसिले में डिसाइड करेगी कि क्या करें। राइट। सो आप कह रहे हैं कि मरवत साहब पार्टी के में कभी आ भी नहीं सकते वापस? बीबी, ये भी सवाल 2 करोड़ दफा डिस्कस हो चुका हुआ है। ये प्रेरोगेटिव जो है ये एक्सक्लूसिवली खान साहब के पास है, ठीक है? और अब वो निकाले जा चुके हुए, और वो अपने निकाले जाने के बाद से लेके आज तक जो कर चुके हैं उसकी बेसिस के ऊपर तो मुझे 1% चांस भी नहीं लगता कि वो कभी पार्टी में दोबारा उनकी कबूलियत हो। राइट। राना सनाउल्लाह ने कहा है, आपको पता है गवर्नमेंट फिर ऑफर करी है डायलॉग की, मगर वो ये भी समझा रहे हैं कि डायलॉग आपने हुकूमत से ही करना है। आप हैं एडवोकेट डायलॉग के, बट आपको लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट से होना चाहिए, बट लेट्स से एक कोशिश तो करनी चाहिए। अगर हुकूमत से डायलॉग हो, देखें तो सही कहाँ जाता है। ये पॉलिटिकल कैमोफ्लेज अगर करना चाह रहे हैं डायलॉग को तो कर लें। ये लोग जो हमारे पास आते हैं कि बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ने भी इनवाइट किया है, स्पीकर ने भी किया है, राना सना साहब ने भी किया है, लॉ मिनिस्टर ने भी किया है, तो ये जब प्राइवेटली बात करते हैं तो कहते हैं यार हम ही से बात कर लें, क्योंकि हमने भी तो उनसे पूछने के बाद, इजाजत देने के बाद आगे बढ़ना है। तो ये हकायक हैं एक्चुअली। आपको वो नजर आए या ना आए, फ्रैंकली वो डायलॉग का हिस्सा होंगे। और ये पॉलिटिकल कैमोफ्लेज अगर करना चाहते हो तो मैं समझता हूँ ठीक है, करें, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। डायलॉग होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, हर सूरत में बातचीत होनी चाहिए, चाहे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो जाए। और अगर ये ऑफर हुई, आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर सोचा जा सकता है। ख्वाजा आसिफ ने एक बड़ी लेट्स से कि सरप्राइजिंग स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि बानी 9 मई वाक़यात पर अदालत के सामने नदामत और पछतावे का इजहार कर दें, या कौम से माफ़ी मांग लें, किसी इदारे से माफ़ी ना मांगे बल्कि पार्लियामेंट में इसका इजहार कर दें। अब ये पेशकश है, ये सजेशन है, ये तो ख्वाजा साहब भी बताएंगे, पर हाउ डू यू लुक एट दैट? खान साहब सुप्रीम कोर्ट की अदालत नंबर 1 में खड़े होके इस बात का, इस अफसोस का पहले भी इजहार कर चुके हुए हैं
फरिया बीबी, आप निकाल लीजिए उनकी वो स्टेटमेंट। रोस्टम पे खड़े होकर उन्होंने कहा था कि ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए था। तो अब ख्वाजा साहब भी मतलब उनको पता नहीं याद क्यों नहीं है, शायद भूल जाते हैं वो चीजें बहुत ज्यादा। तो मेरा ख्याल है कि उस स्टेटमेंट को दोबारा सुन ले। और ये इसके अलावा खान साहब के अलावा पार्टी का हर लीडिंग फर्द जो है, हर फर्द जो है वो इजहार अफसोस कर चुका हुआ है कि ये इंसिडेंट इस तरीके से नहीं होना चाहिए। सो हम इसकी हेडलाइन ये बना सकते हैं, ऑब्वियसली आप खुद भी राइटर हैं, बीइंग वेरी केयरफुल, कि आप रऊफ हसन साहब ये कह रहे हैं कि खान साहब ऑलरेडी रिग्रेट कर चुके हैं 9 मई के हवाले से। वो मैंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 में खड़े होके जब उनको वहां पेश किया गया था, आपको याद है, तो उन्होंने कहा था कि ये इसके ऊपर इजहार अफसोस किया था कि नहीं होना चाहिए। बट गिरफ्तारी के बाद वो तो यही कहते रहे मौकफ की मेरी गिरफ्तारी के बाद हुआ है, मैं तो उसमें मेरे तो लोग भी ये गिरफ्तारी के बाद 3 दिन कस्टडी में थे बीबी, वो जब ये हुआ है तो वो कस्टडी में थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गए थे वो ठीक बेल के लिए जब खड़े हुए थे। सो फॉल्स फ्लैग तो ये नहीं था, इस पे तो कंसेंसस है पीटीआई का कि फॉल्स फ्लैग एक सियासी बयान है। मैं इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहता बीबी। देखिए, जब डायलॉग की बात करते हैं तो ये सब चीजें जो है ना, ये तमाम चीजें फिर टेबल के ऊपर आती हैं और उनको डिस्कस किया जाता है। पब्लिक डोमेन में इस तरीके से बातें करते हैं तो मैं नहीं चाहता बात कर लेने देना प्लीज। बात कर सवाल करती है तो जवाब तो सुन लिया करें बीबी। सुनाई तो प्लीज मेहरबानी करें। मैं तो खुश हूं कि अभी कोई और गेस्ट नहीं है, अगर कोई और गेस्ट होता तो नहीं। अब आप देखिए, हम बातचीत को एडवोकेट करता हूं और मैं कहता हूं कि ऐसी चीजें तमाम एट द एंड ऑफ द डे जिस बेस के ऊपर आप बैठ के बातचीत कर रहे होंगे वहां रखी जाएंगी। दोनों पार्टीज जो है या तीनों पार्टीज अपना ओपिनियन देंगी और फिर आगे चलने का रास्ता जो है वो तलाश किया जाएगा, निकाला जाएगा। ये होती है बातचीत, ये होती है डायलॉग। तो ये इनको इस तरह से अलहदा कर करके बात करनी और उसके बारे में एक सर्टेन ओपिनिएटेडनेस जो है वो अगर सामने आए तो वो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं होता। मैं डायलॉग का एडवोकेट हूँ, मैं फील करता हूँ कि ये तमाम चीजें लेके जाएं, बैठें, बात करें और मसले का हल निकालें, आगे बढ़ने का तरीका निकालें। सो बड़ी इंपॉर्टेंट डिबेट है। आई डोंट नो कि ये इस टाइमिंग पे आप क्या कहेंगे, लेकिन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल डिबेट पाकिस्तान के लिए। 27वीं तरमीम आने की बातें हुई और नए सूबे बनने की भी बहस शुरू हुई। आपका क्या ख्याल है जनरली? आई नो 27वीं तरमीम को अगर हम एक तरफ रख दें, आपकी 26वीं तरमीम से आपकी राय वाज़ेह है, लेकिन सूबे बनने नहीं चाहिए पाकिस्तान में। इज दिस नॉट द राइट डिबेट? देखिए, इस किस्म के जब फैसले किए जाते हैं, जब बाकी दूसरे ममालिक के साथ कंपैरिजन करें तो बड़ी लंबी चौड़ी बहस होती है, बातचीत होती है, स्पेशलिस्ट कमेटीज बनती हैं, उनके पास ये मामला जाते हैं, उनकी इनपुट ली जाती है, अवाम की इनपुट ली जाती है और उसके असरात जो हैं वो रियासत के ऊपर उनको गेज किया जाता है, उनको इवेलुएट किया जाता है और उसके बाद फैसले होते हैं। ये नहीं होता कि जी आपने अलमारी खोली और उसमें से 27वीं तरमीम आ गई और उस 27वीं तरमीम को। इस मुल्क में स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा है और अनफॉर्चुनेटली मीडिया सबसे बड़ा विक्टिम है उसको स्प्रेड करने में भी और उसका विक्टिम भी है, दोनों। ये 27वीं तरमीम इतनी आसानी से आनी नहीं चाहिए, ये रियासत की मुस्तकबिल का मामला है। आप 4 सूबों के साथ हैं, हाँ, एक कंसेंसस जो है वो मेरा ख्याल है साउथ पंजाब के सूबे के ऊपर है, वो मौजूद है। लेकिन अगर इससे ज्यादा अगर सूबे बनने पड़ेंगे तो उसके लिए बहुत लंबी चौड़ी बातचीत, लंबे चौड़े एनालिसिस, इवैल्यूएशन उसको करना पड़ेगा। ये कोई मतलब रियासत के मुस्तकबिल के साथ खेला नहीं जा सकता इस तरीके के से कि आप अपने ताक से वो चीज निकालिए और उसको कहें जी हो हम तो ये करना चाहते हैं। नो 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 नो, नॉट लाइक दैट। सो कैन आई देन समराइज कि आप खिलाफ हैं ज्यादा सूबों के? मैंने नहीं कहा, मैंने ये कहा है फरिया कि ये तमाम चीजें अगर ऐसी कोई प्रपोजल है तो इसको जो इसके फोरम्स हैं जहां ये डिबेट होना चाहिए वहां डिबेट होनी चाहिए, आरा लेनी चाहिए, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी आरा लेनी चाहिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इसकी स्पेशलिस्ट कमेटीज के पास जाना चाहिए, पार्लियामेंट की कमेटीज के पास जाना चाहिए, उनकी आरा आनी चाहिए। खासकर मैं कह रहा हूँ स्पेशलिस्ट कमेटीज जो कि इसके असरात को गेज करें और वो फिर रिपोर्ट्स जब बने, कंपाइल हो तो उसके बाद एक फैसला किया जाए जो कि रियासत के मफाद में। That is what I'm saying. Rauf Hassan Saab, thank you so much for joining us. We'll take a break and we will be right back.
एंड वेलकम बैक। भारत और अमेरिका के ताल्लुकात रोज बरोज तल्ख होते जा रहे हैं। इन ताल्लुकात की तल्खी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब पाक भारत जंग में भारतीय तैयारों की तबाही के आदाद शुमार को 5 से बढ़ाकर 7 कर दिया है। अमेरिकी सदर की जानिब से भारतीय तैयारों की तबाही नरेंद्र मोदी के लिए हजीमत का बायस बन रही है। भारतीय हुकूमत ने डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी खत्म करने के लिए अब लॉबिंग जो फर्म्स हैं उस पर इन्हिसार करना शुरू कर दिया है। इस हवाले से भारतीय अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन में असर रसूख बढ़ाने के लिए भारत ने अमेरिकी लॉबिंग फर्म, उसका नाम भी उन्होंने दिया है, उसकी खिदमात हासिल कर ली हैं। भारतीय हुकूमत ने इस फर्म को माहाना $75,000 देने पर आमादगी जाहिर कर दी है। मुआहदे में अवामी ताल्लुकात, मीडिया, हिकमत अमली और अमरीकी सरकारी हुकाम से बराह रास्त राब्ते शामिल हैं। नया मुआहदा भारत की लॉबिंग अखराजात को बढ़ाकर $2,75,000 माहाना तक ले गया है। इसके अलावा भारत ने वाशिंगटन में असर रसूख बढ़ाने के लिए BGR पार्टनर को भी माहाना $50,000 पर ऑलरेडी हायर किया हुआ है। इस वाशिंगटन DC में रेवेन्यू के लिहाज से ये तीसरी बड़ी लॉबिंग फर्म रही है। पाकिस्तान के बढ़ते असर रसूख ने सदर ट्रंप के दूसरे दौर में अहमियत हासिल कर ली है, जिससे भारत की तशवीश अब आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक इस्लामाबाद ने अपने फौजी सरबराह, एंड दिस इज हिंदुस्तान टाइम्स कोटिंग नाउ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से मुलाकात कामयाबी से कराई। इसके अलावा पाकिस्तान ने मादनियात और तेल के शोबों में अमरीकी सरमायाकारों की मौके जो उनको मुहैया किए और दहशतगर्दी के खिलाफ शराकत दारी में पहचान हासिल की। सो वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। लॉबिंग फर्म्स की क्या जो मदद है उससे कोई उम्मीद बन सकेगी अमेरिका के लिए, भारत के लिए? और अमरीकी सदर ने कहा क्या है, ज़रा वो भी देख लीजिए। OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास के बाद अब इसराइल के अंदर से गाज़ा जंग पर आवाज़ें उठ रही हैं। आज इसराइल के मुतअद्दिद इलाकों में गाज़ा में यरगमाल बनाए गए अफराद के ख़ानदानों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने तेल अवीव के करीब एक मरकज़ी शाहराह को ब्लॉक कर दिया, टायर्स नजरे आतिश कर दिए और अपनी गाड़ियां सड़क पर खड़ी कर दी। ट्रैफिक को इस तरीके से उन्होंने ब्लॉक कर दिया। इस मुजाहरे का मकसद हुकूमत पर जंगबंदी की डील कबूल करने के लिए दबाव डालना है ताकि गाज़ा में मौजूद बाकी यरगमालियों को वापस घर लाया जा सके। इस जंग के हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गाज़ा में जारी तनाज़ा अगले 2 से 3 हफ्तों में ख़त्म भी हो सकता है। लेट्स वॉच इट। अमरीकी सदर तो गाज़ा जंग ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन इसराइल इस जंग को मज़ीद तूल देने का मंसूबा बना रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म ने गाज़ा पर मुकम्मल कंट्रोल और हमास के खात्मे के मंसूबे की मंजूरी देने का ऐलान कर दिया है। लेट्स वॉच इट। ब्रिगेडियर मसूद खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट भी लिया। अब अगर इसको हम काउंट करें तो यू कैन इमेजिन कि कितनी दफ़ा हो चुका है। भारत की तरफ से खामोशी है, अब वो एक लॉबिंग फर्म हायर कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका क्यों बार बार प्रेशर भी कर रहा है भारत को? व्हाट्स द रीज़न? देखें कि रीजंस तो बहुत सारी हैं और इसमें स्पेशली ब्रिक्स वाला मामला भी है, फाउंडिंग मेंबर है, इंडिया है, ब्राज़ील है, चाइना है, एक नई करेंसी बनाने जा रहे हैं, $100 की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। सेकंड इम्पॉर्टेंट जो है कि रशियन ऑयल ये ख़रीद रहे हैं और सस्ता ख़रीद रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं गुजरात में और महंगा बेच रहे हैं, इंटरनेशनली उसको सेल कर रहे हैं, जिसमें मुकेश अंबानी का नाम आ रहा है। सो वो वाला फैक्टर भी है। और फिर देखें कि डिसक्रेडिट करना प्रेसिडेंट ट्रंप को, जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज तक भी जब कहा कि जी भाई सीज फायर मैंने कराया है और उन्होंने कहा मैंने अल्टीमेटम दिया था 24 आवर्स का, ट्रेड करो या जंग करो, पहले से आप बताएं, तो वहां पे है। एंड यू नेवर नो, किसी दिन वो जहाजों को भी गिनवा देगा, 7 जहाज कौन कौन से गिरे हैं, क्योंकि उनके पास तो डेटा, वो तो देख रहे थे जहाज गिरते हुए, उनके पास तो सारा डेटा अवेलेबल है। और फिर देखें कि जो क्रेडिबिलिटी इंडिया की उनके सामने थी वो भी खत्म हो गई है। जो समझते थे कि बुलवाक इंडियन ओशन रीजन में चाइना को चेक करेगा, तो वो उसका हवा निकल गई। सो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर या नेचुरल लीडर के जो कंसेप्ट था, दैट हैज गॉन। अब पाकिस्तान हैज एमर्ज और नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे तो इंटरनेशनल कम्युनिटी मानती है। और फिर अब रिसेंटली आपने देखा कि चाइनीज जो जेस्चर्स इंडिया दे रहा है, चाइनीज फ्रेंडली जेस्चर्स, सो मैसेजिंग इंडिया अमेरिका को कर रहा है कि जी हम इधर जा रहे हैं। वांग ई अभी गए थे, अब ये मोदी साहब जा रहे हैं, बीजिंग जा रहे हैं SCO की कॉन्फ्रेंस में, फिर इसके बाद उनके प्रेसिडेंट शी से मुलाकातें हैं। अभी रिसेंटली न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल एक उसमें आया था, तो उसमें लिखा था
कि ये जेस्चर्स तो दे रहे हैं, लेकिन चाइना कोई कंसेशन देने को तैयार नहीं होगा, सवाए जो डायरेक्ट एयर फ्लाइट्स होंगी और इसके बाद ट्रेवल इजी कर दिया है और पिलग्रिम्स को कैलाश माउंटेन पे परमिशन दी है। सो अमेरिकन प्रेसिडेंट समझता है उसकी इंसल्ट भी है, और दूसरा इंडिया जो है बाकियों के साथ मिलके हमें लेट डाउन कराने की कोशिश कर रहा है। राइट, सो एक बड़े अच्छे हम कह सकते हैं पेडिस्टल पर था एक वक्त में भारत, ना सिर्फ अमेरिका के साथ बल्कि इंटरनेशनली। एक तो वो झूठे एक्सपोज हो गए, उसके अलावा भी कोई फॉरेन पॉलिसी की गलतियां हुई हैं भारत से? जी हाँ, देखिए जिस तरीके से हमने देखा कि हम इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि डिप्लोमेटिकली भी उनको ऐसे शिकस्त हुई है और डबल गेम कर रहे थे। स्पेशली जब हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से एससीओ में गए हैं या क्वाड का मेंबर बना था तो वहां पे जाके कुछ कर नहीं सके, लेकिन एससीओ में ज्यादा, इसमें ब्रिक्स में ज्यादा प्रोएक्टिव हुए हैं। और जो देखे ना कि जब आप एक बंदा प्रेसिडेंट है, ये सुपर पावर का है, जब वो कहता है कि मैंने ये कराया है और आप कहते हैं, आप देखें मानते नहीं हैं, फिर आप देखें ना कि आप इंसल्ट करते हैं, आपकी मीडिया इंसल्ट कर रही है। तो इवन जिस तरीके से हमने देखा है कि इवन अभी रिसेंटली जयशंकर ने 2 दिन पहले कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प तो ऐसी सियासत कर रहे हैं, ऐसी करे जैसे किसी पब्लिक में आम फोरम में बैठ के करते हैं। सो मेरा ख्याल में कि हर चीज, हर इंफॉर्मेशन उनके पास जा रही है। फिर ऊपर से इंडिया को अभी ये भी मसला पड़ गया है, वो जो सरगई गौर जो नए एम्बेसडर लगे हैं, एंड ही विल बी द स्पेशल एनवाई ऑन सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया, उसमें भी पाकिस्तान की हाइफिनेशन हो गई है। तो मेरा ख्याल में इंडिया के लिए मुश्किलात तो आगे बढ़ती जा रही हैं। 27 वाज द लास्ट डेट टैरिफ के लिए, और उससे पता चलेगा। तो उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि मैं स्पेशली जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, मैं तो उस पर 250% प्लस टैरिफ लगाऊंगा। राइट, सो बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। इसहाक डार साहब वहाँ गए बांग्लादेश के दौरे पर, उस दौरान साख की बहाली पर भी बात हुई। क्या भारत मान जाएगा इस हवाले से? देखें कि भारत का होना या ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाइनीज ने रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक ओवर कर ली है और चाइनीज दे आर एक्टिव हैं और यकीनन इनको इनवाइट करेंगे, और नया जो ब्लॉक बनेगा और चाइना इसको लीड करेगा और इंडिया को भी यकीनन इसमें वो इनविटेशन देंगे। सो इट विल बी सार्क प्लस टाइप चीज बनेगी, और जिसमें ये सारे ममालिक हैं जो चाइनीज अम्ब्रेला के तहत ये होंगे। स्पेशली देखें सार्क जो जिसको बुनियाद रखी थी बांग्लादेशियों ने, और आज दोबारा उन्हीं के साथ हमारी रीसेटिंग हो चुकी है। तो मेरे ख्याल में इस फ्रंट पे भी देखें इंडिया के लिए भी मुश्किलात हैं, क्योंकि डिप्लोमेटिक आइसोलेशन भी हो रही है। खुद उनके लोकसभा में हमने डिस्कशंस देखी थी, जिस तरह वहाँ से बातचीत आ रही है कि कोई उनके बात सुनने को तैयार नहीं है। और वही अभी ये लोग वहाँ पे खदशात का इजहार कर रहे हैं कि जो आपके पड़ोसी हैं वो आपके हाथ से निकलते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मुश्किलात है, लेकिन जो भी फ्यूचर में अलायंस, जो भी फोरम बनेगी, सिर्फ चाइनीज का कंसेप्ट है, ट्रेड डेवलपमेंट की बात हो रही है। एज ए कोई मिलिट्री अलायंस नहीं होगा, लेकिन इट विल बी ट्रेड डेवलपमेंट का अलायंस होगा। दे विल यकीनन दे विल एक्सटेंड इन्विटेशन टू इंडिया, लेकिन ये एक नया बनेगा जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और रेस्ट ऑफ द साउथ एशियन कंट्रीज इसमें मेंबर होंगे। राइट, सो इलेक्शन होने जा रहे हैं बांग्लादेश में, क्या लग रहा है आपको? मुझे लाइकली ये है कि जिस तरीके से अभी आपने देखी डार साहब से जो मुलाकातें हुई, स्पेशली जमात इस्लामी की, और जमात इस्लामी का तो एक बड़ा लिंक है पाकिस्तान के साथ, और जिनके पाकिस्तान से मोहब्बत की वजह से उनके 80-90 साल के लोगों को फांसी दिया, अब वो रिस्टोर हो गई एक पार्टी। सेकंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, जिनके जो खालिदा बेगम खालिदा जिया से भी जाके ये मिले हैं, उनके बाकी लीडरशिप से मिले हैं। फ्यूचर में इलेक्शन होंगे, एक कोलिशन बनेगी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और ये जो जमात इस्लामी, इवन जो स्टूडेंट्स की पार्टी है नेशनल स्टूडेंट्स सिटीजन्स पार्टी, ये कोलिशन एक बनेगी और बना के ये गवर्नमेंट बनाएंगे। यकीनन वो पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात होंगे, और जिस तरीके से खित्ते में वो चाहते हैं और एक इंडिपेंडेंट अपनी चाहते हैं, इंडियन इन्फ्लुएंस नहीं चाहते हैं, तो इस लाइंस पे जाएंगे और देखें कि ये गवर्नमेंट बनेगी तो एक कोलिशन बनेगी, लीड में होगी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। राइट, सो आपने देखा प्रेसिडेंट ट्रम्प ने स्टेटमेंट दी कि 2-3 हफ्ते में ख़त्म सीज़फायर हो जाएगा, लेकिन आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है?
जी, पॉसिबिलिटी इसमें इसलिए है क्योंकि देखें कि जो एक प्रपोजल भी जो बन के डिस्कस हुआ है, दैट हैज बीन प्रेजेंटेड, वो कतर, इजिप्ट और इट इज सपोर्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स बना है, और जिसमें 60 दिन के सीज फायर की बात है और सब्सिक्वेंटली आगे फिर डेवलपमेंट्स की बात है। इस पे तमाम का एग्री है और इस पे प्रेसिडेंट ट्रम्प भी ऑन बोर्ड है, तो लाइकली इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और जिस तरीके से दैट्स वाई बाकी जो स्टेटमेंट्स अभी आ रहे हैं, रेटरिक्स आ रही हैं, जिस तरीके से वन एक्सेशन की बात कर रहे हैं, गजा सिटी को लेने की बात कर रहे हैं, फोर्स डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, वेस्ट बैंक में सेटलमेंट्स की बात हो रही हैं, और तो लेकिन उससे पहले ये लाइकली है, जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है कि ये जो प्रपोजल है, जिस तरह हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने अभी जो OIC का सेशन हुआ है उसमें भी यही बात की है, जो OIC और अरब लीग का जो प्रपोजल है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, लाइकली वो इम्प्लीमेंट हो जाए। Right. Thank you so much, Brigadier Masood Khan, for joining us. We'll take a break and we will be right back. And welcome back. बजट में 5 साल पुरानी गाड़ियों की दरामद की इजाज़त मिलने पर पाकिस्तानी सारिफीन की जो खुशी थी वो अब आर्जी साबित होने जा रही है। हुकूमत ने दरामदी गाड़ियों पर 40% इजाफी ड्यूटी आयद करने का फैसला कर लिया है। इस फैसले के बाद 5 साल तक पुरानी गाड़ियों का सस्ता मिलने की जो उम्मीद थी वो दम तोड़ गई है। वज़ारत तिजारत के मुताबिक मुकामी सनत को सहारा देने के लिए दरामदी गाड़ियों पर इजाफी ड्यूटी आयद कर दी जाएगी, जिसको बदतरीज ख़त्म किया जाएगा। इस हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं उन पर नज़र डालते हैं। अगले माह इस्तेमालशुदा गाड़ियों की तिजारती दरामद खोलने के वक्त 40% इजाफी टैक्स नाफिज किया जाएगा। इस वक्त दरामदी गाड़ियों पर 50% से 156% तक टैक्स आयद है। इजाफी टैक्स आयद होने से ये शरह 90% से 196% तक जा सकती है। छोटी गाड़ियों पर सबसे कम टैक्स आयद है, जबकि बड़ी गाड़ियों पर भारी टैक्स आयद है। हादसाती और नाक़िस मेयार की गाड़ियों की दरामद पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी जाएगी। IMF ने पाकिस्तान को सितंबर से 5 साल पुरानी गाड़ियों की तिजारती दरामद की इजाज़त देने की शर्त आयद की है। IMF ने अगले साल जुलाई तक तमाम उम्र और दीगर पाबंदियाँ ख़त्म करने की शर्त भी आयद कर दी है। आइंदा 4 सालों में 40% इजाफी टैक्स बतदरीज ख़त्म करके ज़ीरो कर दिया जाएगा। अगले साल से 6 से 8 साल पुरानी गाड़ियों की दरामद की भी इजाज़त दे दी जाएगी। पाकिस्तान को आइंदा 5 साल में औसत दरामदी ड्यूटीज़ 20.2% से कम करके 9.7% तक लाना है। गाड़ियों की दरामद पर पाकिस्तान में गाड़ियां बनाने वाली बड़ी कंपनियों ने काम बंद करने की धमकी दे रखी है। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म के दौरे चीन से कबल चीनी पावर प्लांट्स को 100 अरब रुपए अदा करने का फैसला कर लिया गया है। इससे चीनी प्लांट्स की वाजबात 1/4 कम करने और साथ साथ बीजिंग की एक बड़ी शिकायत दूर करने में भी मदद मिलने जा रही है। इस फैसले पर हुकूमत को तनकीद हो रही है। माहिर मईशत मुज़म्मिल असलम ने सोशल मीडिया पोस्ट में सवाल उठाया कि अब 3 चीनी IPPs को 5060 अरब रुपए दिए जा चुके हैं और इनके 420 अरब रुपए वाजबात हैं। अगर हुकूमत 5,000 अरब रुपए की बजाय 3500 अरब रुपए डैम्स की तामीर में लगाती तो आज पाकिस्तान के पास दासू, मोमंड और भाषा डैम तैयार होते। इस क्रिटिसिज्म पर भी बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर खाकान नजीब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब, सबसे पहले पाकिस्तान में 5 साल पुरानी गाड़ियों की दरामद की इजाज़त दी गई थी, जिससे खुशी भी थी, इम्कान भी था कि गाड़ियों की कीमत शायद कम हो जाए, लेकिन अब जो ये 40% एक्स्ट्रा ड्यूटी आयद होगी, इसका क्या इम्प्लिकेशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आपने 2-3 चीज़ें सामने रखें। हम इन सब चीज़ों को वक्त, क्योंकि आज ये है कि आपके वो एक वक्त और स्पेस मिला है, एक मैक्रो स्टेबिलिटी है मुल्क में, तो आप चीज़ों का फंडामेंटली जायज़ा लें और अपने पॉलिसी फ्रेमवर्क्स जो 10-10, 15-15, 20-20 साल से चला रहे हैं उसके तनाजुल में इन चीज़ों को देखें, और अगर आज भी उनको नहीं बदलेंगे तो फिर 5 साल बाद भी यहीं खड़े होंगे। पहली बात यह है कि एक टैरिफ रिफॉर्म होना चाहिए मुल्क में, जिसका गाड़ियां भी एक पार्ट थी। एक कस्टम्स ड्यूटी है, एक एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी है, एक RD यानी कि रेगुलेटरी ड्यूटी है। जब ये लगाई गई थी तो ये एक जिसे कहेंगे ना, बिसाइड्स द कस्टम्स ड्यूटी, ये सिर्फ एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इंपोर्ट्स को संभालने के लिए और लोकल सनत को थोड़ी सी मदद करने के लिए लगाई गई थी। पर पाकिस्तान में जब चीज़ लग जाती है, और ये 2007-8 से पहले होती भी नहीं थी पाकिस्तान में, जस्ट टू बी क्लियर,
उसके बाद से उसको उठा देना चाहिए था, बट हमने कभी भी नहीं उठाया। और ये एक प्रोटेक्शनिस्ट माइंडसेट है अभी भी इंडस्ट्री का भी पाकिस्तान में, और जिसको कहते हैं ना इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट, इसको ये कहते हैं कि ये एक छोटा बच्चा है, इसको बड़े होने के लिए हमें नशोनुमा करनी है और प्रोटेक्टेड रखना है, सर्कमवेंट करना है कंपेटिटिव मार्केट से। और ये कर करके हमने कभी भी अपनी इंडस्ट्री को ग्लोबली कंपेटिटिव नहीं होने दिया। एक टके की गाड़ी बाहर नहीं भेज सकते पाकिस्तान से, क्योंकि जो हमारी क्वालिटी है, जो हमारे इंजन फीचर्स हैं, जो हमारी ओवरऑल फीचर्स हैं, जो ओवरऑल जिसे कहेंगे मेकअप है गाड़ी का, हम कहीं भी नहीं बेच सकते। तो हमने एक कैस्केडिंग के जी गाड़ी 1800 सीसी से ऊपर है तो ये 800 सीसी तक है तो ये लगाए रखा। हमने एक नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2025-30 का इजरा किया और उसमें ग्रेजुअली 5 साल में लिबरलाइज करने की बात की। सीडीज के बाद आरडीज और एसीडीज उठ जाएंगी। अब उसके बाद दोबारा सितंबर से 2025 में ये लगा दी गई है और ये कहा गया है कि जो 5 साल पुरानी गाड़ी है इस पे ये लगी है और ये प्रोग्रेसिवली ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स उठा देंगे। पर आपको और मुझे मालूम है कि इट्स वेरी हार्ड टू डू, बिकॉज जो प्लेयर्स इनकम्बेंट होते हैं वो फिर जिस तरह अभी हुआ वो इस तरह का आर्गूमेंट प्रेजेंट करते हैं कि लगता है कि इन्वेस्टमेंट चली जाएगी, लगता है कि ये बिल्कुल ठीक आर्गूमेंट है। हालांकि आर्गूमेंट ये है कि आप अपनी इंडस्ट्री को कंपेटिटिव होने के लिए जब तक कंपीट नहीं करने देंगे तो ये बात नहीं बनेगी। और ये जो लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड है ये हम नहीं कर पाए इस मुल्क में। डीरेगुलेशन और प्राइवेटाइजेशन, ये तीनों चीजें जब भी करने जाते हैं वी फाउंड इट डिफिकल्ट। इस वक्त अगर आप ओवरऑल टैक्स इंसिडेंस देखें तो 165 से लेके 400% तक डिपेंडिंग ऑन द इंजन साइज एंड टाइप है। अब यहीं पे खड़े हैं। आई रियली होप कि अगले 2-3 साल में हम कोई सनसेट क्लॉज ही दे दें इसकी कि ये 40% कब उठा दिया जाएगा, ताकि एक कंपेटिटिव मार्केट जो है वो क्रिएट हो। इसी तरह जो आपने दूसरी बात की ना बिजली के, इसमें ये तो एक चीज है कि एक और क्वेश्चन बता दीजिएगा। गाड़ियों की दरामद पर बड़ी कंपनीज ने जो कहा कि हम पाकिस्तान में प्लांट बंद कर देंगे, ये धमकी है या दे एक्चुअली मीन इट? देखिए, पाकिस्तान में मेजर ऑफ द कार कंपनीज आर नॉट मैन्युफैक्चरर्स, दे आर असेंबलर्स, राइट? दीज आर पार्ट्स विच कम्स, किट्स आती हैं, आप उनको असेंबल करके पाकिस्तान में बेचते हैं। एक डिलीशन, ये कहा गया था कि हम लोकल पार्ट्स पे चले जाएंगे, कुछ अर्स तक गए भी हैं, कुछ हद तक भी गए हैं, बट पहले तो मार्केट ही बड़ी स्मॉल थी, एक कंपेटिटिव मार्केट भी नहीं थी। अब कुछ कंपटीशन बढ़ा है, आपको पता है साउथ कोरियंस एंटर हुए हैं जापानीज गाड़ियों के साथ, कुछ चाइनीज गाड़ियां एंटर हुई हैं, कुछ जर्मन प्लेयर्स आए हैं। सो जितना जितना कंपटीशन बढ़ेगा, आई थिंक पाकिस्तान एक बड़ी मार्केट है, 25 करोड़ की मार्केट है। और ये भी याद रखिए कि हम चूंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे कहेंगे ट्रेन्स, ट्यूब्स, बसेस नहीं बिल्ड करते, तो हम हेविली रिलायंट हैं ऑन कार्स, एंड ये भी ना भूलिए साथ मोटर बाइक्स, द 2 व्हीलर्स। सो मतलब एज अ थ्रेट या उसको ले, या एक उनकी इस्तदा ये समझेंगे जी हम कंपेटिटिव नहीं रहते, हमारी कॉस्ट प्राइसिंग ठीक नहीं रहती। वो वही बात कि बिजली महंगी है, गैस महंगी है, पाकिस्तान में बिजनेस करना महंगा है, मुश्किल है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कम है, तो हम कंपेटिटिव नहीं रहते। सो ये जब बात सारी होती है, उसके तनाजुल में हम बहुत सी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन देते हैं, बहुत सी इंडस्ट्रीज को, सिर्फ इसी को नहीं देते। और उसका नतीजा जो है एक अनकम्पेटिटिव मार्केट, और जो लोग हैं वो इस तरह सफर करते हैं कि पहले क्वालिटी, फिर कंपेटिटिव मार्केट ना हो तो आपको बहुत वेरिएशन नहीं मिलती, नए मॉडल्स नहीं आते, और आप पुराने ही मॉडल से ये चीज चलाते रहते हैं। आई थिंक ये एक ओवरऑल फ्रेमवर्क है। पाकिस्तान को सोचना ये है कि क्या हमने ये 1 लाख 1.25 लाख गाड़ी बेच के ये सिलसिला चलाना है, या इसकी कीमत कैसे नीचे आएगी। असल बात तो है ना कि यू वांट ऑल द क्वालिटी एंड एवरीथिंग एट अ वेरी कंपेटिटिव प्राइस। अगर आप इसी की बजाय 5 लाख गाड़ियां बना रहे हो और 3 लाख दुनिया में बेच रहे हो, चाहे मैन्युफैक्चर करके ही पाकिस्तान से बाहर जा रही हो, तो खुद ही सोचे ना, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो जाएगी, बिकॉज प्लांट्स की फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो बड़े नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड होगी। सो वी हैव टू थिंक डिफरेंटली। अभी तक आई समहाउ समटाइम्स थिंक कि हम उसी माइंडसेट में फंसे हुए हैं। इसी को आप टाई अप कर लें कि एनर्जी महंगी है, तो आई एम श्योर आर्ग्यूमेंट एक दिया जाता होगा कि देखें ना जी, आपकी एनर्जी महंगी है, हम साउथ एशिया में बनाते हैं तो एनर्जी सस्ती है, हम ईस्ट एशिया में बनाते हैं एनर्जी एफिशिएंट है और सस्ती है। पर असल आर्ग्यूमेंट आगे यहाँ फंस जाता है कि वो देखें जी किसी को 100 अरब दे दिए। ये चाइनीज पावर प्लांट्स 11,000 मेगावाट देने चाहिए थे या नहीं देने चाहिए थे 100 अरब?
तो बड़ी आसान सी इसका आंसर है, सीपेक के अंडर 11,000 मेगावाट के पावर प्लांट्स लगे थे, बहुत से चाइनीज फंडेड है। उनका ये जो आप 2500 अरब नहीं सुनते सर्कुलर डेट है, ये क्या है? ये एक पेबल है, उसमें चाइनीज पेबल भी है। तो चाइनीज आपसे तकाजा करते हैं कि आप उसके पैसे दें। अगर मेरा आईपीपी हो, इसको छोड़ दें कि वो गलत है या सही है, वो तो हम बाद में डिबेट में जाएंगे, तो मैं भी आपसे तकाजा करूंगा कि आपने पैसे देने। क्यों? गवर्नमेंट इज द सिंगल बायर ऑफ ऑल इलेक्ट्रिसिटी इन पाकिस्तान। दैट इज द प्रॉब्लम। The problem again, now fundamentally what is the problem? उधर हमने एक नेशनल टैरिफ रिजीम डिस्कस की। अब इधर प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे भी एक नेशनल एनर्जी मार्केट, यानी कि एक कंपेटिटिव मार्केट हो जिसमें ऑपरेटर्स हों, बिजली कई लोग खरीद रहे हों, प्राइवेट सेक्टर रिटेल पे compete कर रहा हो। एक बायर है पाकिस्तान में, उसका नाम है CPPA, सेंट्रल पावर परचेजिंग अथॉरिटी। ये किसकी कंपनी है? ये हुकूमत की एक गारंटीड कंपनी है। ये 3-3.5 हजार अरब की पूरे मुल्क से बिजली खरीदती है। एक हमने कंपेटिटिव मार्केट का क़याम करना था कि B2B, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस बिजली बिके, हम व्हीलिंग चार्जेस लें, उसमें हमने इतना डिले किया। हमने CTBCM, यानी कि ये जो कंपेटिटिव मार्केट का पूरा फ्रेमवर्क है, 10 साल से तो मैं सुन रहा हूँ। सो क्विकली, जो मुज़म्मिल असलम साहब की जो आर्ग्यूमेंट है कि हम कितने पैसे इनको दे चुके हैं, 100 अरब रुपए अभी अदा करे हैं, लेकिन ओवरऑल चीनी IPPs को 5,060 अरब रुपए दिए जा चुके हैं और इनके 420 अरब रुपए वाजिबात हैं। अगर इसके बजाय हम डैम्स बना लेते हैं, हाउ डू यू लुक एट दिस आर्गुमेंट? आई लुक एट दिस आर्गुमेंट इन 3 वेज कि अगर प्राइवेट सेक्टर को compete करने दें और मार्केट बनाएं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ठीक करें, और तीसरी बात यह कि पॉलिसी साजी ऐसी ही होती कि हम डैम बनाते ज़रूर, क्योंकि पन बिजली जो है वो ग्रीन भी है, पन बिजली फ्लड से भी हमें बचाती है, पन बिजली हमारे एग्रीकल्चर को भी वो करती है। देखिए, इसमें तो कोई आर्गुमेंट आप अलहदा नहीं कर सकते, बट ये भी याद रखें, जब 11,000 मेगावाट की शॉर्टफॉल आ रही हो तो हम एक्सपीडियंट पॉलिसीज फॉलो करते हैं। ये करने के लिए तो आपको एक टेक्निकल मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी चाहिए पाकिस्तान में। असल में जुजियात में जाइए और फंडामेंटल्स को देखिए। 2 फंडामेंटल चीजें इसमें मैंने सामने रखी, एक एनर्जी मार्केट चाहिए, एक आपको पॉलिसी साजी के लिए एनर्जी मिनिस्ट्री चाहिए जो बटी हुई ना हो गैस में, पानी में, पेट्रोलियम में और बिजली में, ताकि वो सोच रही हो कि एक मॉलिक्यूल मैडम के घर जाना है, वो किसका जाएगा मोस्ट एफिशिएंट, और क्या हम पन बिजली बनाएं, सूरज से बिजली लें, हम हवा से बिजली लें, हम फॉसिल फ्यूल से बिजली लें, हम न्यूक्लियर से बिजली लें। मैंने तो आपको बहुत से ऑप्शंस रख दिए। न्यूक्लियर इटसेल्फ इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर पाकिस्तान। आप ये जो इस वक्त 45,000 मेगावाट पाकिस्तान में बिजली बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, गर्मियों में 30,000 से ऊपर नहीं बेचते, सर्दियों में 12,000 से ऊपर नहीं बेचते। अब आप मुझे ये बताइए कि आपने इतनी बिजली बना ली है और आप कॉस्ट कंपेटिटिव भी नहीं है, एनर्जी की डिमांड सप्लाई को भी हम सही नहीं मैच कर सके। कहने का मतलब ये कि ये सारा काम प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ दें, जिस तरह आपने आपके सेक्टर में, मैं आखिर में एक पॉजिटिव पाकिस्तान की मिसाल दिए जाता हूं। आपका एक सेक्टर है, हमने PTV के बाद खोला, आज 80 चैनल हैं, आप जैसी कई खवातीन हैं जो मुझे बड़ी खुशी होती है, जो एंकर्स हैं, अच्छी एंकरशिप करती हैं, आपके सामने कैमरामैन खड़े हैं, आपके सामने प्रोड्यूसर्स हैं, कितनी नई नौकरियां निकली हैं। कोई प्रॉब्लम आई? कंपेटिटिव मार्केट का कयाम किया। दूसरी, बैंकों को देख लें, अगेन टेलीकॉम सेक्टर को देख लें, ये 3 सेक्टर हैं, हमने स्टेट का फुटप्रिंट कम किया, कंपेटिटिव मार्केट बनने दी। बिजली में हमने ये काम किया नहीं, सारे डिस्कोस सरकार की तहवील में है, जनरेशन कंपनी सरकार की तहवील में है, जितने भी डैम्स हैं सरकार की तहवील में है, बिजली की तरसील का निज़ाम सरकार की तहवील में है। जब तक इस चीज से निकलेंगे नहीं, तो आज हमने 3 पॉलिसीज डिस्कस की हैं मैडम। नेशनल टैरिफ रिफॉर्म कैसे होगा, नेशनल एनर्जी मार्केट कैसे बनेगी, और पॉलिसी साजी जो है किस तरह बेहतर की जा सकती है एनर्जी सेक्टर को फंडामेंटल ठीक करने को। मैंने ये गुफ्तगू आपसे इसलिए की है कि अगर मैं आसान गुफ्तगू करूँ ना कि जी 100 इसको दे दो, ये गलत कर, देखिए टाइम इज ऑफ द एसेंस। एक अपॉर्चुनिटी है इस मुल्क के लिए 10 मई के बाद, ग्रेट अपॉर्चुनिटी, रिस्पॉन्सिबल नेशन। इसके अलावा फंड के साथ प्रोग्राम IMF का चल पड़ा है, आपको एक $14.5 अरब के रिजर्व्स, एक कंफर्टेबल मैक्रो स्टेबिलिटी मिली हुई। अब भी अगर जुजियात में जाके ये मसले नहीं ना हल करेंगे तो 3 years डाउन द रोड यू विल कम बैक टू मी एंड से कि जी सर्कुलर डेट तो वहीं का वहीं खड़ा है। ये सर्कुलर डेट not the issue, the fundamentals of the energy market are the issue. Right, Dr. Najeeb, thank you so much for being on the program. यकीनन आपको मुख्तलिफ एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर करना पड़ेगा और एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ही ढूंढना पड़ेगा। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।